नमस्कार दोस्तों, डिफेंस एंड सिविल अफेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नरेश गोस्वामी। तो आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा ऑपरेशन खुखरी के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम ये जानते हैं कि ऑपरेशन खुखरी था क्या। ऑपरेशन खुखरी एक मल्टीनेशनल ऑपरेशन था, मतलब इंडिया के साथ साथ यहाँ पे और देश की सेनाएं भी शामिल थी, जो लॉन्च किया गया था सिएरा लियोन नामक देश में, जो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। सिएरा लियोन में यूएन के एक पहले से मिशन चल रहा था, यूएनए एमसिल्स, यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन इन सिएरा लियोन। इसी बीच एक ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन खुखरी, 13 से 16 जुलाई 2000 को। इसमें इंडिया, घाना, ब्रिटेन और नाइजीरिया की सेनाएं भी शामिल थी। मेनली इंडिया की सेना ही थी। तो इस ऑपरेशन खुखरी का उद्देश्य क्या था? सिएरा लियोन में जो विद्रोही दल था, रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट, आरयूएफ, इसके लड़ाकों ने भारत की गुरखा राइफल्स के लगभग 225 सिपाहियों को कैलाहून नामक टाउन में घेरे रखा था। तो उनको वहां से बाहर निकालना था, उस टाउन को आज़ाद कराना था, इसलिए ये ऑपरेशन प्लान किया गया। तो शुरुआत करते हैं ये जानकर कि गोरखा कौन है और खुखरी क्या है। आपने कई बार सुना होगा गोरखा रेजिमेंट। तो गोरखा ओरिजिनली नेपाल के लोग हैं। नेपाल में जो मार्शल लोग होते हैं, जो लड़ाई लड़ते हैं, उन्हें कहते हैं गोरखा। ये एक पिक्चर है गोरखा रेजिमेंट की। इनके हाथ में ये जो हथियार है, ये है खुखरी। ये एक कर्व नाइफ होता है, एक टेढ़ा चाकू होता है। ये एक ट्रेडिशनल हथियार है, इसे गोरखा हमेशा अपने पास रखते हैं और इसका इस्तेमाल वो लड़ाई में, जंगलों में रास्ता बनाने में, शिकार करने के लिए, हर चीज़ के लिए इस खुखरी का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बहुत ही मल्टीपर्पज़ हथियार है एक गोरखा के लिए। कहा जाता है कि एक गोरखा सैनिक को आप इस खुखरी के साथ एक जंगल में अकेला छोड़ दीजिए, वो अपना रास्ता बना लेगा, अपने आप को जिंदा रख लेगा उस जंगल में। तो इस तरह की कहानियाँ बताई जाती हैं गोरखा और खुखरी के बारे में। तो गोरखा सैनिक जो नेपाल के हैं, वो भारत की फौज में क्यों आए? इसका आंसर है अंग्रेज और नेपाल के बीच 1816 का युद्ध। इसके बाद अंग्रेजों ने गोरखाओं को अपनी फौज में शामिल कर लिया और 1857 के विद्रोह के बाद कई गोरखा रेजिमेंट बनाई गई। ज़्यादा से ज़्यादा गोरखा लोगों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल किया गया, क्योंकि 1857 के विद्रोह में गोरखाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। वो गोरखा ही थे जिसके कारण अंग्रेज 1857 का युद्ध जीत पाए थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ, इसके बाद भी ब्रिटेन ने अपनी आर्मी में गोरखा रेजिमेंट को बरकरार रखा। आज भी गोरखा लोग ब्रिटिश आर्मी, इंडियन आर्मी, बुरनई की आर्मी, साथ ही साथ यूएन पीस कीपिंग फोर्स, इतनी अलग अलग आर्मी के लिए गोरखा लोग लड़ाई लड़ते हैं। यानी दे आर लेजेंडरी वॉरियर्स। अब हम आते हैं ऑपरेशन खुखरी पे। आगे बढ़ने से पहले हम सिएरा लियोन की लोकेशन जान लेते हैं। तो ये है अफ्रीका का मैप और ये है पश्चिमी अफ्रीका। ये पश्चिमी अफ्रीका का डिटेल मैप है। तो पश्चिमी अफ्रीका के सबसे वेस्ट में ये जो देश है, समुद्र से लगा हुआ, ये है सिएरा लियोन। इसकी कैपिटल है फ्री टाउन। तो 1991 से लेकर 2002 तक लगभग 11-12 सालों में सिएरा लियोन में एक बहुत खतरनाक गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। इस गृह युद्ध में बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट अब्यूजेस हुए, मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हुआ। विद्रोहियों ने आम जनता के हाथ तक काट दिए थे ताकि वो वोट ना डाल सकें। लगभग 50,000 लोगों की मौत हुई और 20 लाख लोग सिएरा लियोन को छोड़ के दूसरे देशों में जा बसे। सिएरा लियोन की आबादी लगभग 70 से 75 लाख है और उनकी आबादी के हिसाब से 50,000 लोगों का मारा जाना और 20 लाख लोगों का दूसरे देशों में चले जाना, ये बहुत बड़ा आंकड़ा था उसकी जनसंख्या के हिसाब से। इस फोटो में आप देख सकते हैं चाइल्ड सोल्जर्स। सिएरा लियोन में बच्चों को आरयूएफ जैसे विद्रोही संगठनों ने रिक्रूट किया, उनको बंदूकें थमा दी गई। इनमें से ज़्यादा बच्चे तो अपहरण करके लाए जाते थे। सिएरा लियोन में डायमंड्स का कारोबार होता था। सिएरा लियोन्स के डायमंड्स बहुत फेमस हैं। इन डायमंड्स को बेचकर इस विद्रोह को या गृह युद्ध को फंड किया जाता था। ये देखिए, इस फोटो में इस व्यक्ति का हाथ ही काट रखा है ताकि ये अपनी पूरी लाइफ कभी वोट ही ना डाल सके। तो ऐसे में यूनाइटेड नेशन ने 1999 में यहाँ हस्तक्षेप किया। यूनाइटेड नेशन ने यहाँ अपना एक मिशन शुरू किया, यूएनए एमसिल, यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन इन सिएरा लियोन। यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पर अपने सैनिक, अपने पीस कीपर्स भेजे यहाँ की सरकार की मदद करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाने के लिए। यानी ये यहाँ लड़ाई लड़ने नहीं आए थे। यूएन जहाँ भी अपने सैनिक भेजता है, उनका मकसद बिल्कुल साफ होता है कि शांति बनाए रखो, चाहे जैसे भी। उनके पास हमला करने का कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए कभी कभी उनके लिए यह बहुत खतरनाक भी हो जाता है, जैसा कि यहाँ हुआ था। तो यह है सिएरा लियोन का मैप और यह है इसकी कैपिटल फ्री टाउन। हम यहाँ पर
बात करेंगे इस वाले रीजन में, इसके ईस्टर्न रीजन में, क्योंकि ऑपरेशन खुखरी यहीं पे कंडक्ट किया गया था। जब गृह युद्ध चल रहा था तो सियर लियोन का जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट है, ये वाला हिस्सा पूरा आरयूएफ के कंट्रोल में था, रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट, जो यहाँ का विद्रोही दल था, और सदर्न और वेस्टर्न पार्ट ये वाला यहाँ की सरकार के नियंत्रण में था। तो भारत की आर्मी यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स के तहत कैलाहून और दारू, ये जो टाउन है, यहाँ पे तैनात की गई थी शांति को बनाए रखने के लिए, और ये ही आरयूएफ का गढ़ था। यहाँ पे आरयूएफ सबसे ज़्यादा सक्रिय थी। तो हुआ ये, जो आरयूएफ की फर्स्ट ब्रिगेड थी, आरयूएफ की टोटल 6 ब्रिगेड थी, उसमें जो फर्स्ट ब्रिगेड थी उसने कैलाहून टाउन को घेर लिया था। अब कैलाहून टाउन भारत की गोरखा रेजिमेंट के कंट्रोल में था, जिसमें 225 सिपाही थे, लेकिन ये पूरे का पूरा टाउन ही आरयूएफ ने घेर लिया था और उनको यहाँ से निकालना था, इसलिए ऑपरेशन खुखरी इन 2 रीजन में कंडक्ट किया गया था, दारू में और कैलाहून में। तो सिएरा लियोन में भारत की फौज को 2 भागों में बांटा गया था। इनबैट 1 को कैलाहून में डिप्लॉय किया गया था और बाकी सभी बचे हुए को दारू में डिप्लॉय किया गया था। और इनबैट 1 को, जिसमें 225 गोरखा रेजिमेंट के सिपाही थे, इसको आरयूएफ ने कैलाहून में चारों ओर से घेर लिया गया था। इसी बीच यूनाइटेड नेशन और इंडिया की तरफ से काफ़ी नेगोशिएशन की कोशिश की गई, लेकिन वो सब फेल हो गई और स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती गई। लगभग 2 महीने तक आरयूएफ ने इनबैट 1 को कैलाहून में घेरे रखा था। ऐसे में एक ऑपरेशन प्लान किया गया, ऑपरेशन खुखरी, गोरखा रेजिमेंट को कैलाहून से बाहर निकालने के लिए। ये ऑपरेशन 5 फेसेस में था। पहला, यूएनएमसी की फोर्स को मोबिलाइज करना, उनको संगठित करना और उनको लड़ाई के लिए रेडी करना। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से इस ऑपरेशन के लिए सेना नहीं मंगाई गई थी। दूसरा, हेलीकॉप्टर की मदद से प्री एम्प्टी स्ट्राइक करना, जिससे आरयूएफ की जो सेना थी जिसने कैलाहून को घेरा हुआ था, वो छितर बितर हो जाए और जंगलों में कहीं छुप जाए। इसके साथ ही साथ यूएनएमसी की जो बाकी फोर्स थी वो इस एरिया को सिक्योर करेगी फॉर एक्सट्रैक्शन के लिए। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है किसी को बाहर निकालना। तीसरा फेज था कैलाहून को गिहुन नामक एक टाउन से लिंकअप कराना था। गिहुन में स्पेशल फोर्स पैरा कमांडोज की यूनिट थी और इसके साथ ही साथ 5/8 गोरखा रेजिमेंट जो दारू कॉलम में थी वो पेंगदेम्बू को सिक्योर करेगी। गोरखा की एक बटालियन तो कैलाहून में थी, जो बाकी बचे हुए थे वो दारू में थे, और ये जो दारू वाले हैं यही पेंगदेम्बू एक टाउन है, इसको सिक्योर करेगी फॉर ऑपरेशन के लिए। चौथा है, जो दारू कॉलम है इसको पेंगदेम्बू से लिंक कराना है, क्योंकि पेंगदेम्बू से ही हेलीकॉप्टर की मदद से इनको दारू ले जाया जाएगा। और पांचवा है, सारी फोर्स लौट कर दारू पे आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर्स। तो इस फोटो में आप देखिए, ये है कैलाहून, जहाँ पे आरयूएफ ने 225 गोरखा रेजिमेंट के सिपाही को घेरे रखा था, और ये है गिहुन, यहाँ पे पैरा कमांडोज की एक यूनिट थी, और यहाँ पे साथ ही साथ है पेंगदेम्बू। यहीं से फाइनली हेलीकॉप्टर की मदद से इन गोरखा रेजिमेंट के सिपाही को दारू ले जाया जाएगा, और ये है दारू। तो ऑपरेशन खुखरी यही था कि गोरखा रेजिमेंट के 225 सिपाहियों को कैलाहून से निकाल के दारू लाना था। अब यूनाइटेड नेशन के मिशन में क्या बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। यूनाइटेड नेशन के मिशन भारत की सेना के मिशन जैसे नहीं होते कि एक चैन ऑफ कमांड है, जो सीनियर ने कह दिया वही होगा, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि सैनिकों को अलग अलग देश के अलग अलग सैनिकों के साथ तालमेल बिठाना होता है। भाषा अलग होती है, कमांड स्ट्रक्चर अलग हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जो न्यूयॉर्क में बैठती है, वहाँ से उनके ऑर्डर कुछ अलग होते हैं। और सबसे बड़ी बात, यूनाइटेड नेशन का साफ उद्देश्य होता है कि हम वहाँ लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हैं। तो इन सभी मामलों में काफ़ी दिक्कतें आई। आरयूएफ के साथ नेगोशिएशन की कोशिश करी गई, लेकिन सारे नेगोशिएशन फेल हो गए, इसलिए मामला 75 दिनों तक चला गया। फाइनली यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया कि अब हम इनको अटैक करके ही निकालेंगे। तो इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, घाना, नाइजीरिया, इन 4 देशों की सेनाएं थे इस मिशन में। दूसरी तरफ थे रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट, आरयूएफ। तो भारत की कौन कौन सी टुकड़ियां इस मिशन में शामिल थी, ये देख लेते हैं। एक 5/8 गोरखा राइफल्स और 14th मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को मिलाकर एक इनबैट 1 बनाई गई थी, जो कैलाहून में फंसी हुई थी। दूसरा, एक क्यूआरएफ, क्विक रिएक्शन फोर्स बनाई गई थी, इनबैट 1, 23rd मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और 9 पैरा को मिला के। तीसरा, एक क्यूआरएफ बनाई गई थी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री से। चौथा, एक इंजीनियर रेजिमेंट की कंपनी थी। पांचवा, एक सेकेंड पैरा की टीम थी। ये पैरा भारत की स्पेशल फोर्स होती है, जिन्होंने ऑपरेशन कैक्टस को अंजाम दिया था।
छठा 18 ग्रेनेडियर्स की बटालियन थी जिसको इनबैट 2 नाम दिया गया था और ये दारू पे डिप्लॉय थी। और लास्ट एविएशन यूनिट जिसमें 8 मिल Mi-8s, 3 थे मिल Mi-35s और 2 थे हॉल चेतक। ये 8s ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स होते हैं जहाँ पहाड़ी एरिया में सैनिकों या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के काम आते हैं। ये जो मिल-35s होते हैं ये अटैकिंग हेलीकॉप्टर होते हैं और हॉल चेतक मल्टीपर्पज छोटे हेलीकॉप्टर होते हैं फॉर रेस्क्यू पर्पसेस के लिए। तो जब ये मिशन पूरा हुआ तब जो हमारे तत्कालीन रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने वहां जाकर हमारी सेना को बधाई दी। इस फोटो में आप देख सकते हैं और आप नोटिस करेंगे कि इन सभी ने ब्लू कलर की बैरे पहनी हुई है। तो ब्लू बैरे हमेशा यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स पहनती है। भारत के कोई सैनिक अगर कहीं भी यूनाइटेड नेशन के मिशन पे जाएंगे तो वे ब्लू कलर की बैरे पहनेंगे। इससे यह दर्शाता है कि यह यूनाइटेड नेशन की फोर्स है और इन पर हमला ना करें। तो ये ऑपरेशन एक सक्सेसफुल ऑपरेशन कैसे हुआ? आप सोचिए, एक अनजान देश जहाँ का कोई नक्शा आर्मी के पास नहीं था, बहुत घने जंगल थे, वहाँ की भाषा पूरी तरह से अलग थी। ऐसी सभी परेशानियों का सामना करते हुए भी भारत ने 3 अन्य देशों की आर्मी के साथ तालमेल बिठाते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और सफल हुए। इसका कारण था कि हमारे पास जितने भी एसेट्स थे हमने सभी का इस्तेमाल किया। हेलीकॉप्टर्स, ग्राउंड स्टीम, टैंक्स, जो भी था सबका इस्तेमाल किया गया था। ह्यूमन इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया था। ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसे? भारत की आर्मी ने क्या किया, एक अपना सैनिक आरयूएफ के बेड़े में शामिल कर लिया। आरयूएफ की जो टीम थी उसमें भारत का एक सैनिक ड्राइवर बनकर शामिल हुआ था और वहां से वो सारी इंफॉर्मेशन पास कर रहा था। और सिग्नल इंटेलिजेंस कैसे? आरयूएफ वाले रेडियो ट्रांसमिशन ना समझ लें दारू और कैलाहून के बीच, इसके लिए मलयालम भाषा का प्रयोग किया गया था और आरयूएफ की सारी गतिविधियों पर बहुत अच्छे से नज़र रखी जा रही थी। तो इन्हीं कारणों से ऑपरेशन खुखरी सफल हुआ। तो इसके क्या नतीजे थे, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या असर रहा पूरी दुनिया में? तो ऑपरेशन खुखरी आरयूएफ की सबसे बड़ी हार थी। आरयूएफ उस वक्त बहुत पावरफुल हो चुका था, कई जगह वह वहाँ की सरकार की आर्मी को पीछे धकेल रहा था। लेकिन जब ऑपरेशन खुखरी हुआ तब आरयूएफ काफ़ी पीछे हट गया और लगभग 1 साल बाद वहाँ सिविल वॉर खत्म होने की कगार पर आ गया था और इससे यूनाइटेड नेशन की इज्जत पूरी दुनिया में काफ़ी बढ़ गई। यूएन का नाम काफ़ी ख़राब हो गया था क्योंकि जो बॉल्कन वॉर थे 1991 में, उसमें यूएन का रोल काफ़ी निराशाजनक रहा था। तो पूरी दुनिया का यूएन से भरोसा उठता जा रहा था। ऐसे में ऑपरेशन खुखरी ने यूएन की इज्जत काफ़ी बढ़ा दी। जो लोग कहते थे कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स कुछ नहीं कर सकती, वे सभी लोग अभी चुप थे। भारत की सेना की भी काफ़ी तारीफ हुई कि भारत के सैनिकों ने एक अनजान टेरिटरी में जाके, जहाँ के कोई नक्शे नहीं थे, कोई जानकारी नहीं थी, वहाँ पर एक तरह से ब्लाइंडली जाते हुए इस ऑपरेशन को सफल बनाया। और जब ये सैनिक लौटकर कैलाहून से दारू आए तो दारू टाउन के आसपास भी आरयूएफ काफ़ी पीछे हट गया और दारू के लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया क्योंकि वहाँ के लोग खुद आरयूएफ से परेशान थे। लोगों के हाथ काटे जा रहे थे, बच्चों को किडनैप करके आरयूएफ अपने बेड़े में शामिल कर रहा था। इन सभी मुसीबतों से भारत की सेना ने उन्हें छुटकारा दिलाया था और दारू के लोगों ने वहाँ पर ऑपरेशन खुखरी की याद में एक मेमोरियल बनाया हुआ है। वहाँ पर एक नदी बहती है, मोवा नदी, उसके किनारे ऑपरेशन खुखरी मेमोरियल बना हुआ है। तो ये था ऑपरेशन खुखरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही हमारी सेना के मिशंस के बारे में जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।